ओके ओके वाटर एब्जॉर्प्शन की दो पाथ हमने पढ़ा था कल, हेडिंग डाल के छोड़ दिया था, एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट। देखिए एपोप्लास्ट वाटर अब्सॉर्ब करता है वैकेंट जगह से, और वैकेंट स्पेस से जाकर फिर फाइनली वो कैस्पियन स्ट्रिप पे जाके रुक जाता है। कैस्पियन स्ट्रिप किसकी बनी होती है? लिग्निन एंड सुबेरिन। तो ये इसको क्रॉस नहीं कर सकता क्योंकि ये वाटर इम्परमेबल है, इसलिए यहां आके रुक जाएगा। लेकिन जो सिम्प्लास्ट है वो सेल्स को क्रॉस कर सकता है प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू, इस सेल को भी क्रॉस करेगा और जाइलम तक चला जाएगा। इससे अपन ने कल दो पार्ट करे थे और उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। एपोप्लास्ट में पहला पॉइंट, वाटर अब्सॉर्ब थ्रू स्पेस और सेल वॉल। सेल वॉल या स्पेस के थ्रू वाटर अब्सॉर्ब हो रहा है, इसको आप एपोप्लास्ट बोलते हैं। और यहां हम लिखेंगे वाटर अब्सॉर्ब थ्रू साइटोप्लाज्म एंड प्लाज्मोडेस्माटा। तो सिम्प्लास्ट में तो साइटोप्लाज्म और प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू वाटर अब्सॉर्ब होता है, और वहां या तो सेल वॉल के सहारे होगा, उससे लगकर चलेगा वाटर, या स्पेस में से निकलेगा। तो वाटर अब्सॉर्ब थ्रू स्पेस और सेल वॉल, उसको हम बोलते हैं एपोप्लास्ट। और अगर साइटोप्लाज्म और प्लाज्मोडेस्माटा से हो रहा है, आई मीन सेल के अंदर से वाटर जा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे सिम्प्लास्ट। सिम्प्लास्ट, तो एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट ये हमें याद रखना है। सेकंड, ये इनकम्प्लीट अब्जॉर्प्शन है। इनकम्प्लीट अब्जॉर्प्शन बिकॉज it can't cross कैस्पेरियन स्ट्रिप। ये कैस्पेरियन स्ट्रिप को क्रॉस नहीं कर सकता, एंडोडर्मिस को क्रॉस नहीं कर सकता। इसलिए इनकम्प्लीट है, और ये कंप्लीट अब्जॉर्प्शन है। कंप्लीट अब्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉइल टू जाइलम, फ्रॉम सॉइल टू जाइलम। लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था सिम्प्लास्ट एपोप्लास्ट पर 3PG में। एग्जैक्टली तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन इन पे एक क्वेश्चन था कि एग्जैक्टली क्या था वो क्वेश्चन, और जब प्रीवियस पेपर देखोगे तो मिल जाएगा सिम्प्लास्ट एपोप्लास्ट। हाँ, इसी से रिलेटेड था कुछ, इनकम्प्लीट अब्जॉर्प्शन के बारे में पूछा था या कंप्लीट के बारे में पूछा था, कुछ ऐसा पूछा था। तो वाटर अब्सॉर्ब थ्रू स्पेस और सेल वॉल, उसको एपोप्लास्ट बोलते हैं। साइटोप्लाज्म और प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू होता है, वो सिम्प्लास्ट होता है। ओके, थर्ड, ये स्लो, ये क्विक अब्जॉर्प्शन है, फास्ट अब्जॉर्प्शन, क्योंकि स्पेस में से हो रहा है, तो आपको बोलते हैं फास्ट अब्जॉर्प्शन। और कंपेयर टू उसको देखें तो ये स्लो अब्जॉर्प्शन, स्लो एब्जॉर्प्शन। फास्ट एब्जॉर्प्शन है, स्लो एब्जॉर्प्शन, क्योंकि सेल के अंदर से आ रहा है तो थोड़ा स्लो एब्जॉर्प्शन होगा, वो फास्ट है। ओके,
चाहे सिंप्लास्ट हो चाहे एपोप्लास्ट हो, इसको पुल कौन कर रहा है, खींच कौन रहा है, किसकी वजह से हो रहे हैं? तो अपन ने कल लिखा था वाटर अब्सॉर्ब ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। तो ये एपोप्लास्ट सिंप्लास्ट का जो वाटर अब्सॉर्ब हो रहा है सब ट्रांसपिरेशन की वजह से ही हो रहा है। हाँ, बस एक खाली जगह में से आ रहा है और एक सेल को क्रॉस करके आ रहा है, इतना सा डिफरेंस है, पर दोनों इनएक्टिव है और दोनों किसकी वजह से हो रहे हैं, ट्रांसपिरेशन की वजह से हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन जैसे डायग्राम से देखें तो इस तरह से ये दोनों आ रहे हैं, यहां आके ये वाटर इकट्ठा हो जाएगा। तो क्वेश्चन बनता है कि सर एपोप्लास्ट का जो वाटर आएगा उसको आगे कौन लेके जाएगा? तो इस वाटर को भी आगे कौन लेके जाता है? सिंप्लास्ट। मतलब ये वाटर धीरे धीरे सिंप्लास्ट के अंदर ऐड होता जाता है और सिंप्लास्ट उसको ले जाएगा। तो आप नीचे अलग से लाइन लिख सकते हो, सेपरेटली एक लाइन लिख सकते हो, water of apoplast also absorbed by, sorry, also transport by symplast, also transport by symplast, also transport by symplast after endodermis, endodermis के बाद, after endodermis, after endodermis। तो एंडोडर्मिस के बाद जितना भी ट्रांसपोर्ट है वो केवल सिंप्लास्ट ही देखता है, चाहे वो एपोप्लास्ट का ही क्यों ना हो, राइट। जो एपोप्लास्ट है ना, इसको नॉन लिविंग पाथवे बोलते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी लिविंग बीच में नहीं आता, स्पेस में से जा रहा है, सो इसको हम बोलते हैं नॉन लिविंग पैसेज। और ये है लिविंग, क्योंकि ये सेल के अंदर से जाता है, इसको हम बोलते हैं लिविंग पैसेज। ये डायग्राम आप चाहो तो रफली जल्दी से बना लो एक, इसमें कुछ चीजें लिखी हुई है जैसे कैस्पेरिन स्ट्रिप किसकी बनती है और ये सब। पैसेज सेल मतलब बीच बीच में कुछ सेल्स होती है जिनके थ्रू वाटर जा सकता है, अदरवाइज कैस्पेरिन स्ट्रिप तो किसी को अलाउड नहीं करती, चाहे वो सिंप्लास्ट हो चाहे एपोप्लास्ट हो। लेकिन बीच बीच में सेल्स होती है जिनके थ्रू से वाटर ट्रांसपोर्ट हो सकता है, और वाटर को वहीं से जाना पड़ेगा, तभी तो एपोप्लास्ट चाहकर भी नहीं जा पाया क्योंकि वो सेल को क्रॉस ही नहीं कर सकता। ओके, अब वाटर जाइलम तक आ गया है, अब इसको जाइलम के थ्रू ऊपर तक जाना है, क्योंकि आपको पता है जाइलम ही वो जगह है जहां से वाटर ट्रांसपोर्ट होता है लीफ तक, राइट। तो अभी तो क्या हुआ है कि सॉइल से वाटर आया है कहां तक, जाइलम तक। दो रास्ते थे, एपोप्लास्ट सिंप्लास्ट, कोई इनकम्प्लीट कोई कंप्लीट, फाइनली जाइलम तक वाटर आ गया। अब इस वाटर को जाइलम से रूट से निकलकर लीफ तक जाना है, और आपको पता है पूरे प्लांट में आप जब रूट से बात करोगे लीफ तक, तब तक वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम केवल कौन करता है, जाइलम। तो जाइलम एक्चुअल में वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो पैसेज है जो प्लांट के अंदर वाटर को लेके जाता है। इसको एक वर्ड दिया जाता है एसेंट, एसेंट ऑफ शेप,
एसेंट ऑफ शेप का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू लीव। तो आप हेडिंग डालोगे अब एसेंट ऑफ शेप, ये हमारे लिए नया हेडिंग है। एसेंट ऑफ शेप, एसेंट का मतलब होता है टॉप, शेप का मतलब होता है फ्लूइड ऑफ जाइलम, फ्लूइड ऑफ जाइलम। तो जाइलम के फ्लूइड का टॉप तक जाना, इसको एसेंट ऑफ शेप। इसका मतलब होता है वाटर ट्रांसपोर्ट फ्रॉम रूट टू लीव, रूट टू लीव्स। तो रूट से लीव्स तक वाटर का जाना, इसको एसेंट ऑफ शेप, इसको आप एसेंट ऑफ शेप बोलते हो। इट अकर थ्रू जाइलम, और ये एक एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ था, बाल्सम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं उसको, बाल्सम एक्सपेरिमेंट। बाल्सम प्लांट पर एक्सपेरिमेंट हुआ था, तो आपको तो केवल नाम याद रखना है कि बाल्सम एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया था कि वाटर अब्जॉर्प्शन जो होता है वो जाइलम के थ्रू होता है। और ये भी याद रखना, इट इज अ पैसिव प्रोसेस, एनर्जी खर्च नहीं होती इसमें प्लांट की, इट इज अ पैसिव प्रोसेस, ये पैसिव प्रोसेस है। ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट होने में कोई एनर्जी खर्च नहीं लगती, जबकि प्लांट इतना 100 मीटर तक भी अगर लेंथ है ना तो भी वाटर चला जाता है। 100 मीटर तक बिना एनर्जी खर्च किए वाटर ले जाना, ये एक बहुत बड़ा मिरेकल एक तरह से, क्योंकि प्लांट बिना ऊर्जा खर्च किए इतना ले जा रहा है वाटर को, कैसे, उसी को समझाने के लिए अलग अलग थ्योरीज आई थी। तो अलग अलग थ्योरीज है जो इसको समझाती है, जिसमें सबसे पहले आई थी बायोलॉजिकल फोर्स थ्योरी, जिसको एक नाम और देते हैं वाइटल फोर्स थ्योरीज, वाइटल फोर्स थ्योरी। और वाइटल फोर्स थ्योरीज में दो थ्योरीज बड़ी फेमस है, लेकिन गलत है, इसलिए केवल साइंटिस्ट याद रखना है। एक है रिले पंप थ्योरी। रिले पंप थ्योरी ने काफी टाइम तक ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि ओपी की वजह से ऐसा हो रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से वाटर चढ़ जाता है, बाद में गलत प्रूव हुआ। ये दिया था एक साइंटिस्ट गोडलेवस्की एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये दिया था। सो पहला थ्योरी है रिले पंप थ्योरी, वो बोलते थे कि ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से वाटर इतने ऊपर तक चला जाता है, बाद में गलत थ्योरी निकली ये भी। फिर आई पल्सेशन थ्योरी, कि प्लांट के अंदर पल्सेशन होता है और पल्सेशन की वजह से प्लांट है ना वाटर को खींच के ऊपर लेके चला जाता है, और ये दिया था जेसी बोस ने। बाद में पता चला कि जाइलम तो डेड होता है, फिर वो पल्सेशन कैसे कर सकता है, क्योंकि पल्सेशन के लिए लिविंग स्ट्रक्चर तो चाहिए और जाइलम तो डेड मिला, तो अपने आप जेसी बोस की थ्योरी भी गलत प्रूव होगी। तो ये दोनों थ्योरीज रॉन्ग थ्योरीज है, जिनको आप वाइटल फोर्स थ्योरीज बोलते हैं, कि प्लांट के अंदर अपनी ताकत है जिसकी वजह से वो वाटर को लेके जाता है, इसको बोलते हैं वाइटल फोर्स। लेकिन दोनों गलत थी, कि नहीं इसमें प्लांट का अपना कोई रोल नहीं है वाटर को ले जाने में। तो रिले पंप थ्योरी ऑफ गोडलेवस्की और पल्सेशन थ्योरी ऑफ जेसी बोस, बोथ आर रॉन्ग थ्योरीज। तो वाइटल थ्योरी कुछ टाइम के बाद दोनों की दोनों गलत प्रूव हो गई। तो पहली थ्योरी वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी दोनों गलत है। कौन बताया था? गोडलेवस्की। रिले पंप थ्योरी गोडलेवस्की और पल्सेशन थ्योरी जेसी बोस। नहीं ऐसा ऐसा इसमें मैंने भी इतना डिटेल में कभी इसको पढ़ा नहीं रिले पंप थ्योरी, क्योंकि दोनों गलत थी ना, तो बुक्स में दी हुई है। हाँ ये बात सही है कि किसी ने तो गलत प्रूफ किया होगा, ये तो है, पर वो डाटा अभी तक मेरे कोई नॉलेज में नहीं है, ठीक है, क्योंकि दोनों थ्योरी गलत है ना, तो कभी ज्यादा पढ़ने को मिला नहीं इनके बारे में। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड थ्योरीज पे गए, रूट प्रेशर थ्योरीज। रूट प्रेशर थ्योरी, चलो आगे चलते हैं रूट प्रेशर थ्योरी पर। थ्योरीज नहीं, नॉट थ्योरी, ये एक ही थी तो रूट प्रेशर थ्योरी लिख सकते हैं अपन। रूट प्रेशर थ्योरी ये दी थी प्रिस्टले ने, प्रिस्टले, दिस थ्योरी वाज गिवन बाय प्रिस्टले। और ये रूट प्रेशर टर्म जो यूज किया था ना, ये किया था स्टीफन हेल ने, स्टीफन हेल। रूट प्रेशर टर्म स्टीफन हेल ने पहले ही यूज किया हुआ था, कि रूट के अंदर एक प्रेशर होता है,
लेकिन इसको एक थ्योरीज की फॉर्म में एक्सप्लेन करने का क्रेडिट प्रिस्टले को गया था। तो रूट प्रेशर थ्योरी वाज गिवन बाय प्रिस्टले, बट रूट प्रेशर टर्म वाज गिवन बाय स्टीफन हेल। रूट प्रेशर थ्योरी, प्रिस्टले ने कहा कि देखो रूट के अंदर एक प्रेशर होता है और वो वाटर को ऊपर तक लेके जाता है या धकेलता है, पुश करता है वाटर को, और जिससे वाटर इतना ऊपर तक चला जाता है। कौन सा प्रेशर? रूट प्रेशर। अब ये कैसे आता है उसको भी उन्होंने बताया कि देखिए रूट से, ये रूट पहले एक्टिवली कुछ मिनरल अब्सॉर्ब करता है, एक्टिवली कुछ मिनरल्स को अंदर लेके जाएगा, और ये एक्टिव ऑब्जॉर्प्शन है। ये मिनरल अंदर जाएंगे और यहां जाके रूट के अंदर कलेक्ट होने लगेंगे, इकट्ठे होने लगेंगे। जैसे ये एक्यूमुलेट होंगे, जैसे ये इकट्ठे हो जाएंगे, यहां एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाएगा, क्योंकि यहां कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। और आपको पता है जहां जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, वाटर अपने आप उधर जाने लगता है। तो आसपास जो सोइल में H2O था, वो H2O रूट के अंदर एंटर करने लगा। देखिए एंटर इसलिए हुआ है क्योंकि वहां अंदर कंसंट्रेशन बढ़ गई। कंसंट्रेशन इसलिए बढ़ी क्योंकि प्लांट ने एक्टिवली किसका अब्जॉर्प्शन किया? मिनरल का। तो एक्टिवली मिनरल अब्सॉर्ब किए, वाटर एंटर किया क्योंकि यहां कंसंट्रेशन ज्यादा थी, और इस वाटर ने एक प्रेशर जनरेट किया जो ऊपर की तरफ था, पुशिंग प्रेशर था, और इस प्रेशर को क्या बोला गया? रूट प्रेशर। तो रूट प्रेशर ऐसे बोला इन्होंने कि देखिए एक्टिवली मिनरल अब्जॉर्प्शन, मिनरल अब्जॉर्प्शन बाय रूट। तो सबसे पहला स्टेप तो ये है। अब एक्टिवली मिनरल अब्सॉर्ब करेगा तो कंसंट्रेशन ऑफ रूट्स इंक्रीज। अगर कंसंट्रेशन ऑफ रूट इंक्रीज होगी तो वाटर एंटर इन रूट फ्रॉम सॉइल, क्योंकि जिधर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उधर वाटर चला जाएगा, तो वो अंदर चला गया। और क्या होगा? वाटर जनरेट ए पुशिंग प्रेशर, a pushing pressure is called a pushing pressure। ये चलो यहां से लिख देते हैं, this pressure known as root pressure, इसको रूट प्रेशर बोलते हैं। और ध्यान रखो कि रूट प्रेशर पुश कर रहा है, इसलिए रूट प्रेशर को पॉजिटिव मानते हैं। पॉजिटिव प्रेशर मतलब पुशिंग वाले, और नेगेटिव प्रेशर ज्यादा खींचने वाले प्रेशर होते हैं। तो दिस प्रेशर नॉन एज रूट प्रेशर, और रूट प्रेशर को अपन क्या मानते हैं? पॉजिटिव प्रेशर। और ये किसने जनरेट किया? वाटर ने। तो वाटर जनरेट ए पुशिंग प्रेशर इनसाइड वेजल्स। वेजल्स कहां होती है? जाइलम में, इनसाइड वेजल्स। तो वेजल्स जो थी जाइलम में, उसके अंदर वाटर ने एक प्रेशर जनरेट किया, उसको आप रूट प्रेशर बोलते हो। और रूट प्रेशर क्या कर रहा है? वाटर को पुश कर रहा है, ऐसा इन्होंने माना। पर बाद में पता चला कि रूट प्रेशर है ना, वाटर को मैक्सिमम 2 से 3 मीटर, 2 to 3 मीटर ही पुश कर सकता है, 2 से 3 मीटर ही भेज सकता है बस। और ये एसेंट ऑफ शेप के लिए कैपेबल नहीं है, क्योंकि आपको पता है वाटर तो 60 मीटर 70 मीटर, यूकेलिप्टस में तो 120 मीटर तक भी जाता है। इतनी हाइट तक वाटर को ये कभी नहीं भेज सकता। इसकी एफिशिएंसी है कि वाटर को 2 to 3 मीटर पुश कर सकता है बस। एक तो ये बात हमें पता चली। सेकेंड हमें पता चली कि जो जिम्नोस्पर्म है उनमें वेजल्स नहीं होती, वेजल्स ओनली फाउंड इन एंजियोस्पर्म, पर उनके अंदर भी एसेंट ऑफ शेप होता है, जबकि वेजल्स नहीं होती मतलब रूट प्रेशर नहीं होता उनमें। रूट प्रेशर जिम्नोस्पर्म प्लांट जैसे पाइनस, साइकस, उनमें नहीं होता है, लेकिन फिर भी उनमें क्या होता है? इसका मतलब एसेंट ऑफ शेप और रूट प्रेशर का कोई रिलेशन नहीं है। अगर इनका रिलेशन होता तो रूट प्रेशर नहीं होता, तो फिर इसको भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन हमने देखा कि रूट प्रेशर नहीं होता ना, तो भी एसेंट ऑफ शेप होता है। इसका मतलब इन दोनों का रिलेशन नहीं है। और पहले इस पर शक था। क्यों शक था? क्योंकि ये वाटर को केवल कितना पुश कर सकता है? 2 to 3 मीटर। तो दोनों बातों से हमने ये लास्ट कंक्लूजन निकाला कि रूट प्रेशर इज नॉट कैपेबल टू एसेंट ऑफ शेप। हाँ, रूट प्रेशर होता जरूर है। इससे पहले वाले साइंटिस्ट ने जो कहा था ना कि रिले पंप चलता है, पल्सेशन होता है, ये तो होते ही नहीं है। ये तो पूरी तरह से गलत है। कोई रिले पंप नहीं चलता प्लांट के अंदर, कोई ओपी चेंज नहीं होता, कोई पल्सेशन नहीं होते जाइलम के अंदर, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। यहां इतना है कि यस, रूट प्रेशर एग्जिस्ट करता है, प्लांट के अंदर रूट प्रेशर होता है, लेकिन रूट प्रेशर से एसेंट ऑफ शेप होता है, ये गलत है।
कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि सर छोटे प्लांट्स में तो एप्लीकेबल है, लेकिन वहां भी है कि बड़े प्लांट और छोटे प्लांट में अलग अलग मैकेनिज्म थोड़ी होगा। ऐसा थोड़ी छोटे बच्चे का डाइजेशन प्रोसेस अलग है और बड़े बच्चे का डाइजेशन प्रोसेस अलग है। अगर कोई भी मैकेनिज्म है तो सब पर अप्लाई होना चाहिए, और सिंपल सी बात है कि रूल उसी को मानते हैं जो सब पर अप्लाई हो। तो बाद में इसको डिक्लाइन कर दिया कि यस, रूट प्रेशर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर एसेंट ऑफ शिप, बट या रूट प्रेशर एग्जिस्ट। और एक टर्म आती है गटेशन, आगे पढ़ेंगे अपन। ये गटेशन होता है रूट प्रेशर की वजह से। गटेशन का मतलब होता है लीफ के जो किनारे होते हैं, कॉर्नर, वहां से वाटर ड्रॉप का बाहर आना, और ये रूट प्रेशर की वजह से होता है। इसलिए बड़े प्लांट्स में कभी गटेशन नहीं देखने को मिलता, लेकिन जो छोटे प्लांट है ना, सोलेनेसी वाले, कुकुरबिटेसी वाले या ग्रासेस, उनके अंदर आपको गटेशन देखने को मिलेगा। और गटेशन किसकी वजह से होता है? रूट प्रेशर की वजह से। तो ये बहुत सारी बातें हैं जिसमें, लेकिन हाल फिलहाल हमारे पास इतना आया कि रूट प्रेशर जो है वो सही नहीं है। अभी अपन रूट प्रेशर की डेफिनेशन लिखेंगे यहां से इस तरह। ये चाहो तो डायग्राम बना सकते हो, बाकी ये लिखोगे। आपने रूट प्रेशर हेडिंग डाला ना, तो पहले तो ये लिख लो रूट प्रेशर। रूट प्रेशर कैसे आता है? Selectively mineral absorption by root, एक्टिवली मिनरल अब्जॉर्प्शन बाय रूट, सबसे पहले ये होगा। इसकी वजह से कंसंट्रेशन ऑफ रूट इंक्रीज, कंसंट्रेशन ऑफ रूट इंक्रीज। अगर कंसंट्रेशन ऑफ रूट इंक्रीज हो रहा है, then water enter in root from soil, water enter in root from soil, ये कंसंट्रेशन की वजह से हुआ। उसके बाद लिखोगे वाटर जनरेट अ पुशिंग प्रेशर, pressure inside vessels, inside vessels, generate a pushing pressure inside vessels, and this process, this pressure known as root pressure, and this pressure known as root pressure, this pressure known as root pressure. रूट प्रेशर ब्रैकेट में एक ना पॉजिटिव प्रेशर, इसको पॉजिटिव प्रेशर मानते हैं। अच्छा, क्वेश्चन आया कि रूट प्रेशर किसका रिजल्ट है, पैसिव ऑब्जॉर्प्शन का या एक्टिव ऑब्जॉर्प्शन का? देन आंसर इज एक्टिव ऑब्जॉर्प्शन, है ना। रूट प्रेशर इज अ रिजल्ट ऑफ एक्टिव ऑब्जॉर्प्शन, क्योंकि पूरा प्रोसेस एक्टिव ऑब्जॉर्प्शन से चालू हुआ था। ओके, नीचे एक नोट लगा के लिखो, नीचे एक नोट लगा के लिखो, रूट प्रेशर एबल टू पुशिंग वाटर, रूट प्रेशर एबल टू पुशिंग वाटर up to 2 to 3 meter, root pressure able to pushing water up to 2 to 3 meter, 2 to 3 meter only, root pressure able to pushing water up to 2 to 3 meter only. So it is not enough, so it is not enough for, so it is not enough for ascent of shape, so it is not enough for ascent of shape, so it is not enough for ascent of shape, so it is not enough for ascent of shape, ascent of shape मतलब वाटर का टॉप तक जाना, so not able, not enough to ascent of shape, right? एक तो ये बात हो गई। सेकंड पॉइंट लिखो, रूट प्रेशर ऑल्सो एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म, रूट प्रेशर ऑल्सो एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म। अब ठीक है, और एक और पॉइंट लिख लो, गटेशन इज अ रिजल्ट ऑफ, गटेशन GUTTATION, गटेशन, गटेशन is a result of root pressure, GUTTATION, guttation.
इज अ रिजल्ट ऑफ रूट प्रेशर। तो गटेशन भी किसका रिजल्ट है? गटेशन को अंडरलाइन करो, उसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ लिख लेते हैं, एरो लगा लो गटेशन के लिए। गटेशन को अंडरलाइन करके लिख लेना, गटेशन टर्म किसने दिया? देन आंसर इज बर्गस्टीन। बर्गस्टीन, कुछ बर्गरस्टीन भी बोलते हैं, बर्गस्टीन करेक्ट है। टर्म वाज गिवन बाय बर्गस्टीन, कुछ बर्गरस्टीन भी बोलते हैं, ध्यान रख लेना। अगर बर्गरस्टीन हो तो गलत मत करना, अगर बर्गस्टीन की जगह तो टर्म वाज गिवन बाय बर्गस्टीन। और होता क्या है वो भी आप लिख सकते हो छोटा सा एरो लगा के। वाटर ड्रॉप come out from tip of leaves. Water drop come out from tip of leaves. राइट। और ये जो वाटर आपने लिखा ना इम्प्योर है, प्योर वाटर नहीं निकलता। तो आप जहां वाटर लिखा था ना अभी, वाटर ड्रॉप, उसको लिख लो इम्प्योर, कि जो पानी बाहर आ रहा है, वाटर बाहर आ रहा है, ये इम्प्योर वाटर होता है। गटेशन में जो वाटर बाहर आता है वो क्या होता है? इम्प्योर। अच्छा, गटेशन कब देखने को मिलेगा? एक तो नाइट में और एक मॉर्निंग में। और नाइट में तो अपन ऑब्जर्व कर नाइट को तो अपन को ऑब्जर्वेशन होगा नहीं, डे टाइम में होगा, मॉर्निंग में। क्यों? क्योंकि रात को या सुबह ना रूट प्रेशर तो अच्छा होता है और ट्रांसपिरेशन होता है कम। दिन में तो क्या है, ट्रांसपिरेशन इतना ज्यादा होगा कि आपको दिखेगा ही नहीं कभी भी। तो नीचे लिखो, फेवरेबल कंडीशन फॉर गटेशन इज, favorable condition for guttation is high root pressure, low transpiration. High root pressure, low transpiration. High root pressure, low transpiration. और ब्रैकेट में लिख लो at morning and night. At morning and night. नाइट और मॉर्निंग में दोनों में होता है। जनरली मॉर्निंग में ऑब्जर्व होता है इसलिए अपन मॉर्निंग बोल देते हैं। एट नाइट और एट मॉर्निंग, एट नाइट और मॉर्निंग। आपने कहा हाई रूट प्रेशर एंड लो ट्रांसपिरेशन, ब्रैकेट में लिख देंगे एट मॉर्निंग और नाइट, ताकि पता रहे कि नाइट और मॉर्निंग में ऐसा होता है। ठीक है। और जो वाटर निकला है वो इम्प्योर है। छोटे प्लांट में जनरली देखने को मिलेगा, बड़ों में नहीं मिलेगा। ओके, वापस आ जाते हैं टॉपिक पे। तो ये रूट प्रेशर भी एक तरह से हमारे लिए कोई काम का नहीं निकला। हाँ, लेकिन डिस्कवरी में हमें ये जरूर पता चल गया कि रूट प्रेशर भी होता है, पर अभी भी हमारा आंसर नहीं हुआ है कि एसेंटोपसेट कैसे होगा। उसके बाद कुछ थ्योरीज आई जिनको हम मैकेनिकल थ्योरीज बोलते हैं। तो आप हेडिंग डालेंगे मैकेनिकल और फिजिकल थ्योरीज। फिजिकल थ्योरीज, इसमें सबसे पहले कैपिलरी थ्योरी आई थी। कैपिलरी थ्योरी, इन्होंने कहा था कि जाइलम बिहेव लाइक अ कैपिलरी, दैट्स व्हाई वाटर अब्सॉर्ब थ्रू द जाइलम टू टिप टू ऑफ लीव्स। तो वो गलत था, लेकिन कैपिलरी की तरह जाइलम बिहेव नहीं करता है। सो कैपिलरी थ्योरी में उन्होंने कहा कि जाइलम्स, वेसल्स ऑफ जाइलम आर बिहेव लाइक अ कैपिलरी। और आपको पता है कैपिलरी में क्या होता है कि कैपिलरी फोर्स की वजह से वाटर अपने आप ऊपर चढ़ने लग जाता है। जब आप टेस्ट ट्यूब में उसमें देखो, लैब के अंदर कैपिलरीज रखी होती, कुछ नहीं करना है आपको, टिप पर हाथ रखोगे और वाटर में डालोगे, अपने आप वाटर चढ़ जाएगा ऊपर। पतली, जितना कम डायमीटर होगा ना, उस ट्यूब को लेकर आप पानी में डालो और ऊपर सिर्फ थंब रख दो, प्रेशर जनरेट होगा, कैपिलरी फोर्स बोलते हैं उसको, और वाटर अपने आप ऊपर चला जाएगा। जैसे कि सॉइल की क्रैक्स में भी होता है, पतली पतली स्पेस होते हैं तो वाटर क्या होता है, अपने आप ऊपर की तरफ मूव करने लग जाता है। तो इन्होंने कहा कि देखिए जो जाइलम के अंदर वेसल्स है ना, वो सबकी सब कैपिलरी की तरह बिहेव करती है। सो वाटर अपने आप, वाटर जो है वो अपने आप ट्रांसपोर्ट करता है लोअर साइड से अपर साइड की तरफ, और वाटर इस तरह जाइलम में धीरे धीरे ऊपर चढ़ता जाता है। सो बाद में कैपिलरी थ्योरी को भी गलत प्रूव किया, क्योंकि वेसल का डायमीटर ज्यादा है, वेसल इतनी नैरो नहीं है कि वो कैपिलरी की तरह बिहेव कर पाए। जबकि इन्होंने कहा था कि वेसल्स आर बिहेव लाइक अ कैपिलरी, तो ये गलत हो गया। ये थ्योरी दिया था एक साइंटिस्ट बोहेम ने, दिस थ्योरी वाज गिवन बाय बोहेम, लेकिन ये भी रॉन्ग थ्योरी है। सो कैपिलरी थ्योरी बोहेम का गलत हुआ। एक और थ्योरी है जिसको बोलते हैं सक्सेशन थ्योरी, तो वो तो छोड़ो, एंडो इसका कोई वर्ड है, एक वर्ड आता है, इम्बाइबिशन थ्योरी। इम्बाइबिशन थ्योरी, सक्शन थ्योरी जिसको अपन बोलते हैं, सक्शन थ्योरी। और ये दिया था एक साइंटिस्ट वॉन शेच, पहले भी अपन इससे मिल चुके ना,
वॉन-शेच कि विजिबल प्रोडक्ट इज स्टार्च, ये बताता है। तो वॉन-शेच ने थ्योरी दिया इम्बाइबिशन थ्योरी, सक्सेशन थ्योरी, सक्शन थ्योरी सॉरी। इन्होंने कहा कि देखिए प्लांट के अंदर एक सक्शन प्रेशर जनरेट होता है डीपीडी जैसा या ओपी जैसा, और वो वाटर को खींच के ऊपर लेके जाता है। ये इन्होंने कुछ हद तक सही बात कही थी, लेकिन ये एग्जैक्टली बता नहीं पाए कि सक्शन प्रेशर कौन है। इनका मानना था कि प्लांट खुद एक सक्सेशन प्रेशर जनरेट करता है, इम्बाइबिशन प्रेशर जनरेट करता है, वाटर को खींच के लेके जाता है ऊपर। बाद में पता चला कि नहीं, ये प्लांट नहीं जनरेट करता, ये ट्रांसपिरेशन की वजह से होता है। इनका मानना था कि प्लांट एक सक्शन प्रेशर लगाता है और पानी को खींचता रहता है ऊपर की तरफ। बाद में पता चला कि प्लांट का तो कोई रोल ही नहीं है। प्लांट में एक पाइप पड़ा हुआ है, इसको आप जाइलम बोल रहे हो, यहां से जब वेपर बाहर निकलती है, ट्रांसपिरेशन होता है, तो उसकी वजह से एक सक्शन प्रेशर जनरेट होता है और वो पानी को खींच के ऊपर लेके जाता है। ये सही है, पर ये इन्होंने नहीं बताया। इन्होंने कहा कि प्लांट ही जनरेट कर रहा है, जबकि प्लांट जनरेट नहीं करता। वो किसकी वजह से होता है? ट्रांसमिट। क्योंकि सोचो अगर प्लांट जनरेट करता तो फिर तो ये एक्टिव प्रोसेस हो जाता, लेकिन अपन ने तो कहा है कि ट्रांसपोर्ट पैसिव है, इसका मतलब प्लांट का कोई रोल नहीं है। या ये बात जरूर इन्होंने सही कही थी कि वाटर को खींच के लेके जाता है कोई, और वो हमें पता है कि कौन खींच के लेके जाता है, ट्रांसपिरेशन खींच के लेके जाता है। तो कुछ क्लू इन्होंने दिए थे, लेकिन ये प्रूव नहीं कर पाए, तो ये थ्योरीज भी रॉन्ग हुई। फिर आई सही थ्योरी, जिसको कहा जाता है ट्रांसपिरेशन पॉइजन, ट्रांसपिरेशन पॉइजन प्रेशर थ्योरी। और ये थ्योरी दी थी डिक्सन एंड जोली, और ये बड़े फेमस भी है, इनका सही भी माना, लिख लीजिए आप। ट्रांसपिरेशन पॉइजन प्रेशर थ्योरी वाज गिवन बाय डिक्सन एंड जोली, और ये मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी थी, यूनिवर्सल थ्योरी बोला इसको, यूनिवर्सल थ्योरी। ये मोस्ट एक्सेप्टेबल थी, इसको एक्सेप्ट भी किया, अभी तक इसको किसी ने भी डिक्लाइन नहीं किया है। तो ट्रांसपिरेशन पॉइजन प्रेशर थ्योरी वाज गिवन बाय डिक्सन एंड जोली, and it is the most acceptable theory. That's why it also known as universal theory. Imbibition theory was given by Wonshich. According to Wonshich, plant produce a suction pressure that pull the water. लेकिन ये गलत था, प्लांट नहीं कोई सक्शन प्रेशर जनरेट कर सकता है, क्योंकि ये इनएक्टिव प्रोसेस है। कैपिलरी थ्योरी बोहेम ने दी थी, उन्होंने कहा था कि वेजल्स ऑफ जाइलम बिहेव लाइक अ कैपिलरी, लेकिन वो बात भी गलत निकली कि नहीं, इतना नैरो नहीं है कि कैपिलरी हो सके। अब हम चलते हैं इस थ्योरी पे। इनका मानना था कि देखिए कोई एक प्रेशर इतना ताकतवर नहीं है, इतना पावरफुल नहीं है कि वो वाटर को इतनी हाइट तक ले जाए, इसलिए 4-5 प्रेशर मिलकर काम करते हैं। तो लिखो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फॉलोइंग प्रेशर्स, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फॉलोइंग प्रेशर lead ascent of shape, following pressure lead ascent of shape। उसमें पहला नंबर आता है ट्रांसपिरेशन पुल का, कि ये देखिए ट्रांसपिरेशन पुल है, और ये मोस्ट भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि यही वाटर को खींच के लेके जाता है, इनिशिएट यही करता है। कि देखिए सबसे बड़ा जिम्मेदार तो ट्रांसपिरेशन पुल है। जब ट्रांसपिरेशन होता है तो प्लांट के अंदर एक पावरफुल सक्शन प्रेशर जनरेट होता है, वो ट्रांसपिरेशन पुल बोलते हैं उसको। फिर इसके बाद थोड़ा सा हेल्प करता है कौन? कोइजन फोर्स। कोइजन फोर्स क्या होता है? कोइजन फोर्स होता है अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल। एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से अट्रैक्शन रखता है, वो उसको कभी नहीं छोड़ने देता, इसको बोलते हैं कोइजन फोर्स। जैसे आप पाइप से पानी जब खींचते हैं ना, तो आप एक बार पानी को खींच देते हो ट्रांसपिरेशन की तरह, लेकिन आप पाइप पकड़ के रखो, पानी तो रेगुलर आता है। इसका मतलब है कि एक बार आपने खींच दिया, ट्रांसपिरेशन दे दिया, उसके बाद वाटर को खींच के लेके जाएगा। तो आपने जैसे पानी को खींचा ना, तो वो वाटर दूसरे वाटर को पुल कर रहा है, दूसरा तीसरे को, चौथे को, इस तरह एक लाइन बनाकर बाहर आने लग गए। तो ये जो लाइन बना के बाहर आ रहे हैं, कुछ फोर्स की वजह से हो रहा है, कोइजन फोर्स की वजह से। एक और फोर्स है एडिशन, इसको एडिशन फोर्स। एडिशन फोर्स क्या होता है? तो एडिशन फोर्स होता है अट्रैक्शन बिटवीन वाटर एंड जाइलम सरफेस, वाटर एंड
जाइलम आई मीन सरफेस, कि वाटर जिस सरफेस पे चलता है ना उससे भी एक अट्रैक्शन रखता है। तो पहले क्या बोला उन्होंने कि वाटर को कोई एक प्रेशर इतने ऊपर तक नहीं ले जा सकता, बहुत सारे प्रेशर्स मिलकर लेके जाते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है? ट्रांसपिरेशन का। मान लीजिए जाइलम है, तो ट्रांसपिरेशन ने सबसे पहले वाटर को खींचा, ये वाटर ट्रांसपिरेशन ने खींचा था, एक बार देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट वाटर को ये वाटर खींच के लेके जाएगा, फिर इसके बाद वाले वाटर को ये खींच के लेके जाएगा, ऐसे बाद में वाटर को खींच के लेके जाएगा। जैसे हम पाइप से पानी खींचते ना, तो एक बार हमने खींचा लेकिन पानी तो रेगुलर आ रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि आपने जिस पानी को खींचा पानी दूसरे पानी को खींच रहा है, ऐसे वाटर को अट्रैक्ट कर रहा है और एक पूरी लेयर से बाहर आते जा रहा है कंटिन्यू। तो मैं वही बोल रहा हूं कि इनिशिएट तो किसने किया? ट्रांसपिरेशन ने। एक बार शुरुआत किसने कर दी? ट्रांसपिरेशन। लेकिन फिर वाटर रेगुलर ऊपर जाता जा रहा है, वो किसकी वजह से? एडिशन का क्या रोल है? एडिशन सरफेस को तोड़ने नहीं देता। वाटर जिस सरफेस पे जा रहा है ना उसको छोड़ना नहीं चाहता कभी भी। उसका बहुत बड़े एग्जांपल है, जब अपन फ्लोर पे पानी गिरा देते हैं और ऐसे उंगली से निशान बनाओ तो वो उस निशान के पीछे वाटर जाने लग जाता है। इसका मतलब है कि वाटर को अगर अपन कोई सरफेस दे देंगे तो वो उसी को फॉलो करता है, उसको छोड़ना नहीं चाहता। वाटर और सरफेस के बीच में एक अट्रैक्शन बन जाता है जिसको अपन बोलते हैं एडिशन फोर्स। ठीक है, तो ये भी क्या कर रहा है? ये भी हेल्प कर रहा है कि वाटर रेगुलर चले और वो खींच ही रहा है साथ में। तो ये दोनों, और एक रोल, छोटा सा रोल होता है पर होता जरूर है, सरफेस टेंशन का, कि हर जो है वो हर मॉलिक्यूल की या सरफेस पर टेंशन जनरेट होती है। सरफेस टेंशन का भी रोल है जिससे वाटर एक दूसरे से चिपके रहते हैं। सरफेस टेंशन क्या होता है? हर सरफेस पे अपना एक टेंशन होता है जब आप उसको अलग अलग एनवायरमेंट देते हो। जैसे पानी को एक तरफ लिक्विड है एक तरफ वाटर एयर है, तो उस पर एक टेंशन जनरेट होगी, उसको अपन बोल रहे हैं क्या? सरफेस टेंशन। जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे अपन पानी गिलास में भरते हैं ना, तो कई बार क्या होता है कि पानी इस तरह की शेप बना लेता है या थोड़ा सा ऊपर चला जाता है इधर से उठ के। वो क्या हो रहा है? वो सरफेस टेंशन की वजह से हो रहा है, मेंटेन करने का काम कर रहा है वो, क्योंकि नीचे लिक्विड है ऊपर एयर है, तो यहाँ एक प्रेशर जनरेट हो गया, क्योंकि दोनों तरफ अलग अलग मॉलिक्यूल है ना, तो इस वजह से क्या सरफेस टेंशन जनरेट हो जाती है। और सरफेस टेंशन की वजह से दो मॉलिक्यूल आपस में चिपक जाते हैं, तो ये आराम से ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो ये चारों मिलकर आपको ट्रांसपोर्ट करेंगे। इतना डिटेल में कोई नहीं पूछेगा, पर नाम याद होना चाहिए। चारों नाम लिख लीजिए आप: ट्रांसपिरेशन, कोइजन, एडिशन और सरफेस टेंशन। ये चार मिलकर वाटर को इतने दूर तक, इतने ऊपर तक लेके जाते हैं। ठीक है, ये बाद में डिक्सन और जॉली ने समझाया और ये बिल्कुल सही भी था। इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या मानना है? ट्रांसपिरेशन। वाटर को खींचता है, ये कौन से फोर्स है? वाटर सरफेस से अट्रैक्शन रखता है, ये कौन सा है? और हर मॉलिक्यूल आपस में चिपके रहते हैं, वो किसकी वजह से? सरफेस टेंशन की वजह से। चलिए, ये हो गया वाटर ट्रांसपोर्ट खत्म आपका। ये यूनिडायरेक्शनल होता है। पैसिव तो होता है यूनिट, हमेशा वाटर रूट से लीव ही जाएगा, कभी भी लीव से रूट नहीं आ सकता। तो नीचे लिख सकते हो आप: वाटर ट्रांसपोर्ट ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। वाटर ट्रांसपोर्ट ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। Water transport is always unidirectional. Is always unidirectional. एक ही डायरेक्शन में होता है। ब्रैकेट में चाहो तो लिख सकते हो रूट टू लीव्स, रूट से लीव्स की तरफ होगा, कभी भी लीव्स से रूट की तरफ नहीं होगा। तो ये आपका वाटर ट्रांसपोर्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद हमारे पास टॉपिक होगा फूड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। फूड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। फूड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। फूड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। प्लांट के अंदर फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? इट एक्सप्लेन बाय मुंच, नॉट मंच, मुंच। एक्सप्लेन बाय मुंच with the help of mass और प्रेशर फ्लो थ्योरी। मास या प्रेशर फ्लो थ्योरी बोलते हैं इसको। ये मुंच एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था और उन्होंने एक्सप्लेन किया इसको। सो फूड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट
ये एक्सप्लेन किया मुंच ने विद द हेल्प ऑफ मास और प्रेशर फ्लो थ्योरी. इट अकर थ्रू फ्लोएम. और ये एक एक्सपेरिमेंट ग्रिडलिंग एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ था. जैसे वो बालसम था ना वैसे ही, तो इसमें भी आप डायरेक्ट याद रखेंगे कि ग्रिडलिंग एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ था कि फूड का ट्रांसपोर्ट फ्लोएम से ही होता है. सो फूड ट्रांसपोर्ट अकर थ्रू द फ्लोएम, और ये ग्रिडलिंग एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ. इट इज अ बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट. बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट का मतलब है रूट टू लीव, लीव टू रूट, दोनों हो सकता है. देखिए जब लीव्स खुद बनाएगी तो वो रूट की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन जब पतझड़ में पूरी लीव्स गिर जाती है तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाके अपर पार्ट को भी फूड देता है. सो इसको हम बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, यूनि डायरेक्शनल नहीं. सो इट्स अ बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट. सो इट इज अ बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट. होता कैसे? याद नहीं होगा, छोड़ो. ये फ्लोएम है, ये फ्लोएम की एक ब्रांच जो किसी लीव के अंदर है. ये सोर्स है क्योंकि यही फूड बनेगा. और मान लीजिए कोई पार्ट है जो स्टेम में भी हो सकता है, रूट में भी हो सकता है. इसको बोलते हैं शिंक, जहां फूड इकट्ठा होगा. प्लांट फूड कहीं भी इकट्ठा कर सकता है, वो प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है. अगर आप स्वीट पोटैटो की बात करेंगे तो रूट में स्टोर होता है. अगर आप पोटैटो की बात करोगे तो स्टेम में होता है. अगर आप अनियन और गार्लिक की बात करोगे तो लीव्स में भी होता है. तो अलग अलग जगह पर फूड स्टोर हो सकता है, उसको शिंक बोलते हैं. और ये फ्लोएम है. प्लांट सबसे पहले फोटोसिंथेसिस करेगा और ग्लूकोज बनाएगा. ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा सुक्रोज में. सुक्रोज फिर लोड हो जाता है फ्लोएम के अंदर. यहां जो हुआ है उसको बोलते हैं लोडिंग ऑफ फ्लोएम. इसको लोडिंग ऑफ फ्लोएम. और लोडिंग ऑफ फ्लोएम कंप्लीटली एक्टिव प्रोसेस है, यहां एनर्जी खर्च करनी पड़ती है. जब ये यहां चला जाएगा तो प्रेशर की वजह से आगे खिसकेगा, फिर प्रेशर की वजह से आगे चलेगा, और ये ट्रांसपोर्ट चलता जाएगा केवल प्रेशर की वजह से, जो कि पैसिव है क्योंकि प्रेशर की वजह से हो रहा है. ये हो रहा है फूड ट्रांसपोर्ट. फूड ट्रांसपोर्ट इन फ्लोएम, ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट. सो आप इसको क्या बोलोगे, एक्टिव और इनएक्टिव? इनएक्टिव प्रोसेस, क्योंकि प्रेशर की वजह से हो रहा है ना, तो इनएक्टिव प्रोसेस है, कोई एनर्जी खर्च नहीं कर रहा, प्लांट अपने आप जा रहा है. लेकिन यहां से फूड को यहां लिया और स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लिया, बाहर निकाल के. सुक्रोज बाहर गया और किसकी फॉर्म में स्टोर हो गया? स्टार्च की फॉर्म. इस प्रोसेस को बोलते हैं अनलोडिंग. अनलोडिंग ऑफ फ्लोएम. अनलोड किया है आपने फ्लोएम से फूड को, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? ये भी कैसा प्रोसेस है? एक्टिव. तो फ्लोएम के अंदर लोड करना, अनलोड करना, ये एक्टिव है, लेकिन ट्रांसपोर्ट क्या है? इनएक्टिव है. और फूड का ट्रांसपोर्ट किसकी फॉर्म में होता है? सुक्रोज की फॉर्म में. और बनता किस फॉर्म में? और इकट्ठा किसकी फॉर्म में होता है? स्टार्च की फॉर्म में. तो अब आपसे पूछे कि फॉर्मेशन ऑफ फूड, तो आपको आंसर देना है एज अ ग्लूकोज, राइट? अगर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड पूछे तो आंसर है सुक्रोज, एज अ सुक्रोज ट्रांसपोर्ट होता है. और स्टोरेज पूछे तो आंसर है स्टार्च, राइट? ये आप नोट कर लेना यहां से. तो फॉर्मेशन ग्लूकोज की फॉर्म में होता है, ट्रांसपोर्ट सुक्रोज की फॉर्म में होता है, स्टोरेज स्टार्च की फॉर्म में होता है. बिल्कुल. एक प्रोटीन होती है पी प्रोटीन, वो फ्लोएम में कहीं कट लग जाते हैं ना, उसको वापस रिपेयर करने का काम करता है.
ताकि ट्रांसपोर्ट रेगुलर चले। तो पी प्रोटीन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में हेल्पफुल है क्योंकि वो फ्लोएम के इंजर्ड टिश्यू को वापस रिपेयर करता है। चलेंगे, ये आप बना लेना डायग्राम। कल हो जाएगा ये चैप्टर फिनिश। फिर बायोटेक, नोट्स मिल गए बायोटेक के? नहीं नोट्स ले लेना, नहीं तो फिर लिखना पड़ेगा। लिखोगे? ये सब प्री पीजी में नहीं बेटा, डबल ए में भी इनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो ये नोट्स है ना प्लांट फिजियो तो स्पेशली रखना है, क्योंकि डबल ए में ना 4 5 6 7 8 क्वेश्चन भी आए हुए हैं इसके। तो और ये सब यही आता है, तो आपको ये नोट्स रखने हैं प्लांट फिजियो के, हर एग्जाम में आ रहे हैं, एग्रीकल्चर में कोई भी एग्जाम हो। नहीं तो क्या अपनी आदत है कि कोई एग्जाम चले जाता है ना तो भेज देते हैं कॉपीज, भेज देते हैं मतलब फेंक देते हैं, तो वो ना करें। नहीं तो फिर जरूरत पड़ेगी फिर इन सब नोट्स की। हो गया? चलिए, इसके बाद आप एक हेडिंग डाल देना, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन ट्रांसपीरेशन ठीक है, आज इतना ही पढ़ेंगे, काफी।